इनेलो से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, तो अब की बार विधानसभा की तैयारी। रामविलास शर्मा, रावदान, इन दोनों का भारी विरोध है। एसडीएम साहब संदीप शोरा, अफसरशाही नहीं निकल रही। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, एक से भी आप पूछ सकते हो आज तक संदीप शोरान ने इनके पैरों में धोख खाई है। तो क्या एसडीएम से डीसी बन के वो 3-4 हलकों पे काम नहीं कर सकते थे? उनको एक ही हल्का क्यों प्यारा था? आप कोई मुद्दे पे बात नहीं करते, बस मैं सीएम बनूंगा, वी लव महेंद्रगढ़। तो भरोसा कैसे करे जनता? जनता भी तो परेशान हो चुकी है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और जीवन जब तक रहेगा तब तक लड़ूंगा। जी का एसडीएम का नाम, संदीप का नाम आते ही कुछ पारा ज्यादा चढ़ जाता है, ये क्या कारण है? वो तो विधायक भी नहीं है। पहले तो तकलीफ इन दोनों से थी, फिर तीसरा भी इनका बाप आ गया। रामविलास दान सिंह से लोग दुखी हैं। तीसरे नंबर पे आपको बनाया, लोगों ने चाहा है, तो फिर आप लोगों के मुद्दों पे कहां थे? रावदान सिंह कह रहा है मैं हाथ जोड़ो, हाथ मिलाओ, मैं चल रहा हूं। तारा 45 साल से हाथ ही ना मिले अभी तक लोगों से, फिर तुम क्या की राजनीति करो? तारा हाथ ही जोड़ने की, मिलाने की नौबत आएगी। जैनी 45 साल राज करो, वो आदमी आज हाथ जोड़ने और मलबू की बात कर रहे हो कि अगर ये भी नहीं जोड़े तो जाओ, तारा जिंदगी भर जुड़े भी। जो विधायक है रावदान सिंह जी, जो कांग्रेस से हैं, वो विकास कार्यों पर लेकर बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, हमें फंड नहीं मिलता है, हम विपक्ष के रह गए तो सरकार हमें गारंट नहीं देती है। हिम्मत है तो इस्तीफा दे दो, जो काम ही नहीं हो रहा। तो रोन लग रही, मैंने पैसा ना दी। अरे 10,000 करोड़ जिम रख करो काम, जाकर डठोरा सीखो, क्यों नहीं दिया हमारा पैसा? डठोरो करता है तो बेटो जेल में जाएगा। डठोरो कैसे कर दी? रावदान सिंह तो अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ है। रामविलास शर्मा ने ये सोच रहा है कि बीजेपी पता नहीं अगली बार आएगी नहीं आएगी, अब की बार ही लूट लो। जी इनेलो पार्टी का वर्चस्व नहीं है दक्षिण हरियाणा में, तो उससे विधायक नहीं बन पाते बलवान फौजी, और बलवान फौजी को लालसा है विधायक बनने की, तो इसलिए पार्टी छोड़। बिल्कुल आपकी बात जायज है, लालसा है। तो बलवान फौजी बीजेपी से कैंडिडेट हो। बलवान फौजी चुनाव लड़ेगा, और बीजेपी कांग्रेस में से अगर आगे से बुला करके कोई टिकट देगी, बलवान फौजी लेगा। मैंने आग लगा ली है पूंछ पे, अब इनकी लंका ध्वस्त अपने आप करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सभी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक खास और चर्चित चेहरा हमारे साथ मौजूद है। चर्चित इसलिए क्योंकि अक्सर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपने विचार रखते दिखाई देते हैं, और बेबाकी के साथ हर समस्या को उठाते हुए दिखाई देते हैं। एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अभी चुनावी सरगर्मियां जरूर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से लगातार जो है गाँव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो इनसे जानेंगे, सारी बातचीत करेंगे। इससे पहले हम एक और चीज़ बताते चले, लोकसभा क्षेत्र के जो है प्रत्याशी रहे हैं इनेलो से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बलवान सिंह फौजी हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम कोथल खुर्द गाँव में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे सारी, कैसा रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है, और इतनी जल्दी जो है इन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया, लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि इतनी जल्दी ये लग चुके हैं अपने अभियान में। फौजी साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को, यहाँ बैठे सभी बड़े बुजुर्ग, सब नौजवानों को जी, जय हिंद। फौजी साहब, सबसे पहले तो बातचीत कर लेते हैं आपसे। पहले आप इनेलो से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, तो अब की बार विधानसभा की तैयारी चल रही है आपको? विधानसभा महेंद्रगढ़ 2024, और मैंने एक नारा दे रखा है, हर घर फौजी मुहिम के माध्यम से। हर घर फौजी मुहिम का ये सिस्टम है, कुछ लोगों का कहना है जो विरोधी हैं कि ये सिर्फ फौजियों के घर जाता है, लेकिन हर घर फौजी की मुहिम का मतलब है कि बलवान फौजी हर घर में जा कर के वोट मांगेगा, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो, क्योंकि फौज की कोई जाति नहीं होती। जब हम बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो पीठ पीछे ये नहीं देखते कि हिंदू को बचा रहे हैं, मुस्लिम को बचा रहे हैं, सिख को बचा रहे हैं। हमारे कोई जाति मैटर नहीं करती, हमारे लिए तिरंगा सबसे बड़ा है, और लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, इससे बड़ा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हमने जो हर घर फौजी मुहिम में डोर टू डोर हम 40 से 45 गांव कर चुके हैं, और जहां ये दो नेता हैं हमारे, श्रीमान रामविलास शर्मा जी और श्रीमान दान सिंह जी, रावदान सिंह जी, इन दोनों का भारी विरोध है, और लोगों का कहना है कि 45 साल हमने अपना, कुछ लोगों का तो जीवन समाप्त हो गया इनके चक्रों में, लेकिन महेंद्रगढ़ का विकास नहीं देखा। तीसरी बात, जो साहब हैं हमारे, अफसर साहब हैं, एसडीएम साहब संदीप शोरान जी, वो अफसरशाही नहीं निकल रही। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, एक से भी आप पूछ सकते हो आज तक संदीप शोरान ने इनके पैरों में धोख खाई है क्या?
हमारी संस्कृति बोलती है हमारे से बड़ा आ गया चाहे वो किसी भी बरादरी का, हम उसके पैर धो खाएंगे। दूसरी बात, जब आप एसडीएम से बोल रहे हो कि हम डीसी बनते, अरे डीसी बन के 4 हलकों पे राज करना था, 4 हलकों का विकास करना था आपने। महेंद्रगढ़ के एक भी मुद्दे पर आप बात करते हो क्या? आप 10 बजे आते हो और 3 बजे आप वापस दादरी चले जाते हो। आप किस सिस्टम के हो, मेरी समझ में नहीं आया। भाषण, आप कोई मुद्दे पे बात नहीं करते, बस मैं सीएम बनूंगा, वी लव महेंद्रगढ़, इसी से महेंद्रगढ़ का भी, ये तो फिर कर ही ना रहा है सीए। अगर आप इतने ही ताकतवर हो तो आप अपने जाकर के, पिता जब एमएलए बने थे उस क्षेत्र में आप करके दिखाओ, क्योंकि पिता ने कुछ किया नहीं, ये वहां जाए तो लोग जूते मारेंगे, इसलिए वहां नहीं जा रहे। तो कहने का ये मतलब है तीनों से लोग दुखी हैं। और आज तक महेंद्रगढ़ में, जब इससे पहले भी रामविलास शर्मा जी से भी पहले भी जो बाबूजी थे, उनके टाइम पर भी वो लोकल नहीं थे। तो लोगों में एक जोश है कि बलवान फौजी लोकल है, गांव झोंक का है और फौजी आदमी है। फौजी आदमी में छल कपट नहीं होता, एक ऑफिसर होता है, उसमें अलग प्रकार की नीति। और जैसा आपने जिस प्रकार एक बीजेपी ने नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, उसी प्रकार आप भी एक अच्छी मुहिम लेके चल रहे हैं कि हर घर फौजी। तो ये मुहिम कितनी कारगर साबित हो रही है? आप पूरे हलके में घूम रहे हैं, अपने 40-42 गांव आपने बताया कि हम कवर कर चुके हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितनी सफल मान रहे हैं अपनी मुहिम को? जिन जिन गांव में गया हूं उन गांवों से आज मेरे पास कनेक्ट हैं लोग। कोई लोग, क्योंकि जिस भी गांव से गया हूं मैं दोबारा उनसे मिलना, बात करना, जिन जिन ने मुझे आशीर्वाद दिया, फ़ोन नंबर दिया, बात करने के लिए कहा, उनसे दोबारा रिपीट हो रहा हूं, मैं मिल रहा हूं। सारी चीज़ें लोगों में, मैंने आपको बताया कि एक अलग से ही जोश है कि अब की बार हमारा आया है। महेंद्रगढ़ के इतिहास में क्या ऐसी कोई माँ बाप नहीं था जो ऐसे बच्चे को जन्म दे जो कि महेंद्रगढ़ का विकास कर सके और महेंद्रगढ़ की लड़ाइयों के लड़ सके। और वो अब महेंद्रगढ़ के लोगों ने ढूंढ लिया है कि हमारा लोकल बंदा है, बलवान फौजी है, और ये रहेगा। जी, आपने कहा जनता को मिल चुका है, जनता को अब लगने लगा है कि अब कोई आया है। तो ये आया क्यों है, ये जानना चाहेंगे ना हम। क्या कारण रहा, क्या आपके मन को आहत हुआ, क्यों आपका मन आहत हुआ, क्या आपकी भावना को ठेस लगी कि आपको राजनीति में आना पड़ा? वैसे तो आप फौजी हैं और फौजी कहीं ना कहीं राजनीति से लगभग दूर रहते हैं। वो अपने सामाजिक कार्यों में, जिस प्रकार देश सेवा में ही कहीं ना कहीं फौजी की रुचि होती है। तो आपको क्यों आना पड़ा? राजनीति को तो बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, राजनीति गंदा खेल, तो आप राजनीति में उतर गए। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि हमारी तो 43 साल उम्र हुई है और ये लोग 45 साल से राज कर रहे हैं, तो मेरे तो जन्म से पहले ही हैं। एक बात। दूसरी बात, जो मेन कारण है, महेंद्रगढ़ का इतिहास रहा है, कोई भी अगर एमएलए के लिए तैयारी कर रहा है, खड़ा है, या तो उसके परिवार को डरा धमका करके, या उसके अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके स्कूल में कोई रेड राड गिरा के, या वैसे कोई काम धंधा कर रहा है उसमें डिस्टर्ब करके, या किसी भी प्रकार से इन्होंने डरा धमका करके, पैसे दे करके, बैला फुसला करके, सिर पे हाथ रख के उसको बैठाने का काम किया। अब ये चीज़ जब मैंने यहाँ देखी, देखने के बाद मेरे को ये लगा, यार बलवान फौजी, यहाँ तो कोई ऐसा बंदा चाहिए। मैंने ट्राई भी किया कि कोई और ऐसा हो, क्योंकि मैं अपना काम धंधा करूं और अपनी फौज की नौकरी करूं, यहाँ क्या जरूरत है। जब पता चला कि यहाँ जिसको भी हम खड़ा करते हैं, राव दान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी, सिर पे हाथ रख के उसको बैठा देते हैं, चाहे वो डरा करके, प्यार से, इज्जत से, ठोकर मार के, किसी भी तरह से। अब जब आई फौजी की बारी, तो मैंने सोचा किसी और को करूंगा और फिर जाकर के वो सरेंडर हो जाएगा उसके बाद, तो फिर बलवान फौजी क्या करेगा। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने अपना चूज किया है कि अगर मैं आऊंगा तो मेरे फैसले ले सकता हूं, और मैंने फैसला ले रखा है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और जीवन जब तक रहेगा तब तक लड़ूंगा। हार जीत मेरी मेहनत के ऊपर है, जनता के आशीर्वाद से है, परमात्मा के भाग के हिसाब से है, लेकिन मैं लोगों के बीच में रहूंगा, मैं अब छोड़ूंगा नहीं। कुछ लोगों की एक छोटी सी, मैं गांव में जाता हूं तो एक शिकायत है, बलवान फौजी पीछे आए हैं वो बैठ गए, बलवान फौजी पीछे आए हैं वो बैठ गए, तुम तो नहीं बैठ जाओगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बुजुर्ग बैठे इनके माध्यम से कहता हूं, अगर बलवान फौजी जिंदा रहा तो चुनाव लड़ेगा, और इनकी छाती पर मूंग बलवान फौजी ही दड़ेगा।
हमारे साथ बलवान सिंह फौजी मौजूद हैं, जो फिलहाल महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पूरी जोर शोर से हर गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। और हम आज कोथल खुर्द गांव में मौजूद हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। विनय सिंधु, दिखा दीजिए तमाम जो लोग ग्रामीण बैठे हैं, ग्रामवासी बैठे हैं और सुन रहे हैं सारी बातचीत को। तो फौजी साहब, यही जानना चाहेंगे, आपने कहा कि अब जनता को विकल्प दिखने लगा है कि कोई आया है जो इनको टक्कर दे सकता है, तो अब कहीं ना कहीं फौजी जो है, फौजी को भी, बलवान फौजी को भी नेता बनना है, विधायक बनना है, जनता पर राज करना है। नहीं, ये ठीक है आपकी बात, क्योंकि आपने आज तक जितने भी एमएलए एमपी मिले हैं वो जनता पे राज करने के लिए मिले हैं, लेकिन पहला बलवान फौजी होगा जो जनता पे राज नहीं, जनता राज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मैं हूं फौज का सिपाही, मेरे को पैसे का लालच है नहीं, और ना ही मेरे पास आज की डेट में पैसे हैं, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं लोगों के चरणों में बैठ करके उनके बताए हुए कामों को पूरा कर सकता हूं। अब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, महेंद्रगढ़ हल्के में, कि लोगों को पर्सनल काम की जरूरत नहीं है, किसी से पूछ लो, किसी को चाहिए तो ये बोल रहे हैं कि सार्वजनिक काम कर दो हमारा। तो जनता भरोसा कैसे करे? क्योंकि पहले बहुत सारे नेताओं को देखा है, हर बार यहाँ से विधायक बनती है, तो भरोसा कैसे करे जनता? जनता भी तो परेशान हो चुकी है ना। मैं बताता हूं, इसका कारण ये है कि जो 45 साल से दोनों कुछ भी नहीं कर रहे, अब आए हमारे संदीप साहब भी, अगर जनता एक बार गौर से सोचे तो क्या एसडीएम से डीसी बन के वो 3-4 हलकों पे काम नहीं कर सकते थे? उनको एक ही हलका क्यों प्यारा था? वो 20 साल से तैयारी कर रहे थे। तो सिस्टम क्या है कि अगर जब तक कोई अपना नहीं आएगा, क्योंकि अब तक कोई अपना था ही नहीं, तो अपना नहीं आएगा तब तक चेंज नहीं कर सकता, और जब तक ये रहेंगे तब तक चेंज होना, क्योंकि इन लोगों ने कितना मौका दिया, 9 बार मौका दिया है। 20 साल से खुद एसडीएम यहां पद पे थे, तो तब क्यों नहीं करे? एसडीएम साहब का मैं दावा करता हूं, मेरे गांव के 4 बुजुर्ग हैं, भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति थी, बनानी थी महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत बड़ी, जिनका सामान रातों रात उठा करके कनीना भिजवाया था, मेरे पास सबूत है। संदीप एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? मेरा महेंद्रगढ़, अगर महेंद्रगढ़ तेरा है तो आपको ये बोलने क्यों पड़ रहा है? कहतरा भी बेला है, फुसला के बेवकूफ बनाने से बेवकूफ नहीं बनता है। आप जी, बलवान फौजी का एसडीएम का नाम, संदीप का नाम आते ही कुछ पारा ज्यादा चढ़ जाता है, ये क्या कारण है? वो तो विधायक भी नहीं है ना, कभी विधायक बने हैं यहाँ से, भाई 1-2 बार बने हो, उन्होंने विकास नहीं करवाया हो अपने सत्र के दौरान, तो वो अलग बातचीत है, लेकिन वो तो विधायक भी नहीं, उनके ऊपर ज्यादा अटैक क्यों रहता है बलवान फौजी का? बल्कि जो फिलहाल विधायक है या जो पूर्व में विधायक रहे, उनको छोड़ देते हैं बलवान फौजी। बिल्कुल, मैं आपकी बात का 101% समर्थन करता हूं। अब मेरी बात सुनो, रामविलास दान सिंह से लोग दुखी हैं। तीसरे नंबर पे पिछली बार संदीप एसडीएम साहब थे। संदीप एसडीएम साहब ने तीसरे नंबर पिछले 2019 के चुनाव से आज तक, पीछे प्रोफेसर वाला मामला हुआ था, हमारे महेंद्रगढ़ की लड़कियों को छेड़ा गया था, उनमें संदीप एसडीएम साहब कहाँ थे? पीछे जब रोडों की बात थी, संदीप एसडीएम साहब कहाँ थे? महेंद्रगढ़ में एक एक आदमी को क्या बोलते हैं, तकलीफ हो रही थी कोरोना में, उस टाइम संदीप साहब कहाँ थे? जो ये अपना क्या बोलते हैं 148B का मामला, उस टाइम संदीप साहब कहाँ थे? ये जो बस स्टैंड का मामला था, उस टाइम संदीप साहब कहाँ थे? अगर तीसरे नंबर पे आपको बनाया, लोगों ने चाहा है, तो फिर आप लोगों के मुद्दों पे कहाँ थे? जिला मुख्यालय के लिए कहां पर थे? आते हो आप, कविता पढ़ के चले जाते हो। राव तुलाराम, महाराणा प्रताप, भीमराव अंबेडकर, इनकी जयंती पे, इनकी मूर्तियों पे आज तक फूल क्यों नहीं चढ़ाए? आपके ऑफिस में छोटी सी मूर्ति लगा करके क्यों ड्रामा करते हो? बाहर प्रतिमाएं लगी हुई हमारे महेंद्रगढ़ में, जाओ उन पे फूल अर्पित करो, उनके माला चढ़ाओ, लोगों को बुलाओ। क्यों नहीं आ रहे भाई? वी लव करने से नहीं आता है, तकलीफ ये होती है। पहले तो तकलीफ इन दोनों से थी, फिर तीसरा भी इनका बाप आ गया। जब मैंने डोर टू डोर शुरू किया, 5 गांव करे, तो उन्होंने बोले बावड़ी पूछ फौजी से, अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बावड़े नहीं होते और अपना घर छोड़ के नहीं निकलते, तो देश कभी आजाद नहीं होता। और महेंद्रगढ़ को आजाद करने के लिए बावड़ा बनना पड़ेगा। तो आपने कहा महेंद्रगढ़ को आजाद बलवान फौजी करवाएगा, महेंद्रगढ़ गुलाम किससे है? गुलाम है दोनों नेताओं से, और तीसरा संदीप सोरान से। 1.5 साल से पहले इनके कब प्रोग्राम थे? जैसे ही 10-20 प्रोग्राम करे, लोगों ने प्यार देना शुरू किया, लोगों के मन से आवाज आने लगी कि अब की बार तुम्हारा लोकल आएगा भाई, बलवान फौजी ले आऊंगा। तीसरे दिन ही जहां जहां मैं डोल के आया तो वहीं प्रोग्राम करे। रावदान सिंह, हाथ जोड़ो। अरे मेरे को एक बात बताओ, रावदान सिंह कह रहा है मैं हाथ जोड़ो, हाथ मिलाओ, मैं चल रहा हूं। तारा 45 साल से हाथ ही ना मिले अभी तक लोगों से,
फिर तम क्या की राजनीति करो, तना हाथ ही जोड़ने की मिलावण की नौबत आएगी। जैनी 45 साल राज करो, वो आदमी आज हाथ जोड़ने और मलबों की बात कर रहे हो कि अगर ये भी नहीं जोड़े तो जाओ, तारे जिंदगी भर जुड़े भी नहीं। मैंने 1.5 साल मैं लोकसभा चुनाव लड़े, 10,000 वोट आए, छाती तान के कहता हूं, क्योंकि मेरी तैयारी थी वैसे आगे वोट। ये गुप्त है, लेकिन ये बता रहा हूं आज आपके सामने, क्योंकि जो फौजी रह गया वो तो करेगा। इन बाबा का चरणा में वैसे बैठे रहूं छू। जो ऑन ड्यूटी फौजी है वो ना तो मेरी रैली में आएगा, ना मैं उनके घर चाय पानी पीने जाऊंगा, ना मैं उससे कभी बोलूंगा कि भाई तू मेरे घर आ। उनको एक बात कह रखी, ये गुप्त है, ये बहुत तगड़ी, यही तो सिस्टम चेंज करेगी। एक आदमी के अंडर में 5 वोट जरूर होते हैं जी फौजी के। 200 आदमी है, 200 आदमी ने यह कह रखी है कि तुमने कितना आनो जानो नहीं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, हर गांव का एक लिस्ट निकाल के ना, और उनने यह कह रखी है कि तुम तारा घर घर का वोट गिरवा दियो, तुमने कुछ नहीं करनो। बाबा सी जो सिविलियन भाई से उनसे मैं मिल रहा हूँ, तुमने सिर्फ उठे ऑन ड्यूटी रहता यो काम करनो। लंका किसने ध्वस्त करी थी? हनुमान जी। हनुमान जी ने। आप बोल रहे हो कि मैं बंदूक लेके घूमता था और आज वो करता हूं। हनुमान जी के पास क्या थी? गदा। गदा नहीं चलाई, कुछ नहीं किया। जो मैं फौजियों की कहानी बताई है, वो मेरी पूंछ पे आग लगाने वाला काम यही कर रहे हैं, और मैंने आग लगा ली है पूंछ पे। अब इनकी लंका ध्वस्त अपने आप करेंगे, सामने बैठे हैं। चलो आप लोकल हैं तो लोकल मुद्दों पे बातचीत कर लेते हैं। महेंद्रगढ़ की दशा और जो दिशा है वो किसी से छुपी नहीं। जो सूरत हाल महेंद्रगढ़ का है वो किसी से छुपा नहीं। हर व्यक्ति, हर बच्चा जानता है महेंद्रगढ़ की क्या दशा है आज के दिन। सड़कों की बात करें, सड़कें नहीं है, सड़कों की जगह गड्ढे ज़्यादा दिखाई देते हैं। पानी की बात कर ले, उस पर भी कोई समाधान नहीं हो पाया। बरसाती पानी का कोई निकासी का कोई समाधान नहीं है। चारों तरफ है, ये लगा लीजिए अव्यवस्था फैली हुई है। तो इसको किस प्रकार देख रहे हैं फौजी साहब? अगर बन जाते हैं तो कैसे बदल पाओगे? रेवाड़ी का एमएलए चिरंजीव राव, जब मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, वो तो अदर पार्टी से थे और वो अदर पार्टी से थे। जब मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा में एक दौरा करने आए थे, बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम रोड पे 150 आदमियों को लेके खड़े हो गए, सरपंचों को, पंचों को, और हाथ जोड़ लिए। सीएम साहब ने तुरंत उनको ग्रांट देके गए थे। काम करवाने की नीयत होनी चाहिए। रावदान सिंह तो अपने बेटे को बचाने में लगा हुआ है। रामविलास शर्मा ने ये सोच रहा है कि बीजेपी पता नहीं अगली बार आएगी नहीं आएगी, अब की बार ही लूट लो। इनको तो सिर्फ इन्हीं वजह से तो है। और तीसरा बंदा आया, वो तो किसी लायक ही नहीं था। इसी वजह से बलवान फौजी को ग्राउंड में आना पड़ा, जो आप लोकल मुद्दों की बात कर रहे हो। क्योंकि ये लोग मेरे से फिर वो लास्ट में आके ये बाद में फोन करते हैं, फौजी साहब बालका के बारे मत को। अरे हमारा बालक जहर की गोली खा जाए, और तारा बालक एसी में 10-10 हजार करोड़ का मालिक, और वो भी फ्रॉड को। प्रकार आपने कहा कि व्यक्ति की नीयत होनी चाहिए काम करने की। आप कह रहे हैं कि अगर हम बन जाते तो हम में हौसला है, हमें जोश है कि हम करवा सकते हैं अपने काम। लेकिन बात करें फिलहाल जो विधायक हैं रावदान सिंह जी, जो कांग्रेस से हैं, वो विकास कार्यों पर लेकर बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, हमें फंड नहीं मिलता है, हम विपक्ष के रह गए तो सरकार हमें गारंट नहीं देती है, हमारे कार्यों पर मोहर नहीं लगती है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हिम्मत है तो इस्तीफा दे दो, जो काम ही नहीं हो रहा तो आओगे कोई बलवान फौजी जैसे और कर दे को काम। अगर आप में हिम्मत नहीं है काम करवाने की, इस्तीफा दो। और 2 साल पड़ी हैं, मैं बन के दिखाऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा काम। 1.5 साल में इतना काम कर दूंगा जो बची हुई उसमें लोग सोच नहीं पाएंगे कि क्या हो गया, कैसे सिस्टम, कैसे काम होता है। रोन लग रही, मैंने पैसा ना दी। अरे 10,000 करोड़ जिम रहा, करो काम खुद का तो कर को, अगर नहीं कर रहा तो ये नु किसी की महेंद्रगढ़ को जो कोई लोकल बंदो ढंग को आएगा तो हमारी तो राजनीति बेहतर है खत्म से ईब का अन्य खत्म दिख रही है। जब रोन लाग रहा ऐसी हमने नहीं दी। मैंने एक बात बता, एक एमएलए को यार कैसे ग्रांट नहीं मिलेगी? उसका जो पैसा है, जो उसकी विधानसभा में खर्च होना है, वो चीज़ निर्दलीय हो, चीज़ अदर किसी पार्टी हो, सबको मिलता है। और ये लोग उस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं, लोगों को गुमराह करके कि हमें पैसा नहीं मिला, अल्लाह दे दे। क्या को दे दे? तुमने भीख मांगने लग रहे जी, जाकर डठोरा जी को क्यों नहीं दिया हमारा पैसा? डठोरो करता है तो बेटो जेल में जाएगो। डठोरो कैसे कर देंगे बाबा? बेटो जेल में जाएगो डठोरो करता है तो क्या? तो भाई जनता का काम कर लो, क्या अपना बेटा ने बचा लो। तो फौजी साहब, आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि इतने लंबे अरसे से 2 नेताओं का राज चलता रहा है महेंद्रगढ़ पर, रामविलास शर्मा बीजेपी, रावदान सिंह कांग्रेस, कभी वो तो कभी वो, तो जनता देने वाले, वोट देने वाली तो जनता ही है, बनाने वाली जनता है। तो इस बीच आपको लगता है कि अब की बार बलवान फौजी की नैया पार लग पाएगी? दोनों खत्म है। कारण है उसका, 2-3 महीना पहले जो आवनी आदमी सी, वह बिकनियाँ खरीदनियाँ और ये सी,
मैं तो लोकसभा चुनाव के बाद भी लोगों के बीच में और आगे भी रहूँ, यही कभी हरा देंगे और जिता देंगे तो उनकी मर्जी से, मैं चुनाव जिंदगी भर लड़ता रहूँ। तो बलवान फौजी अभी निर्दलीय लगे हुए हैं, इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ा इनेलो पार्टी से, तो पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा फौजी साहब? पार्टी में रहकर भी चुनाव लड़ सकते थे विधानसभा का। महेंद्रगढ़ का इतिहास रहा है और ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनको सब चीज़ों को पता है। सन 86 या 87 में चौधरी देवीलाल जी का महेंद्रगढ़ हल्के में एक मतलब कैंडिडेट नहीं जीता, बाकी तूफानी सब चल रहा था, उस टाइम यहाँ से नहीं जीता। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मैं संबंधित था, उस पार्टी का दक्षिण हरियाणा में कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है और यही बात हमारे पुराने नेताओं ने रिपीट नहीं की। पार्टी छोड़ के अगर निर्दलीय आ जाते कुछ नेता, मैं नाम नहीं दूंगा अभी, अगर पार्टी छोड़ के निर्दलीय आ जाते तो इनकी रांद पहले 30 साल में कट लेती, नए कोई इनको चेहरा आ जाए तो महाराज जैसा की जरूरत ना पड़ती, हम अपना काम धंधा नौकरी करता। कहीं ना कहीं बलवान फौजी इनेलो पार्टी का वर्चस्व नहीं है दक्षिण हरियाणा में, तो उससे विधायक नहीं बन पाते बलवान फौजी, और बलवान फौजी को लालसा है विधायक बनने की, तो इसलिए पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लालसा है। लालसा ये है कि हमारे लोग तकलीफ में हैं, गड्ढों से 45 आदमी मर गए, उनके मुंह कान तक कोई नेता नहीं आया तीनों में से, वो लालसा है कि वो मरे ना आगे आने वाले टाइम में। जब महेंद्रगढ़ का कोई बंदा जाएगा, जब जाकर के ये लालसा है कि मैं अब जाकर के अपने लोगों के लिए ये काम कर सकता हूं कि वो सही सुरक्षित बाजार से भी अपने घर आ सकें। तो फौजी आप कह रहे हो आज तक काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो वोट देने वाली जनता है, बार बार बनाती भी जनता है, तो कहीं ना कहीं जनता तो गलती तो जनता की भी तो है इसमें। मैं बताता हूं, मैं जनता की गलती मानता ही नहीं। इसमें जनता की गलती ये नहीं है कि मुझे एक बात बता दो, जनता के सामने कोई स्ट्रांग बंदा रुका कहाँ है? एक बार लड़ी है, अगली बार इन्हीं की गोदी में जाके बैठ गया, या लड़ा ही नहीं, तैयारी कर दी, लास्ट मोमेंट तक आकर के इन्हीं की गोदी में बैठ गया। तो मजबूत बंदा जब आएगा तभी तो बात बनेगी। और मैंने बता चुका आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जिंदा रहा तो चुनाव लड़ूंगा। जिंदा रहने का मतलब मेरी आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं। तो इसका मतलब लोगों को एक विश्वास भी है, फौजी है, फौजी कर स्ट्रोंग। कई गांव जहाँ बोले फौजी भाई बैठ तो नहीं जाओ, इनकी औकात है मुझे बैठा दे। बलवान फौजी आखिर में एक सवाल रहेगा, आखिरी सवाल हमारा, चर्चा चल रही है बाजार में, चर्चाएं गर्म है, बलवान फौजी कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा अब की बार टिकट नहीं मिलेगी तो बलवान फौजी बीजेपी से कैंडिडेट हो सकते हैं। गुजरात में 86 या 65 आदमियों की, ऐसे धुरंधर आदमियों की टिकट कटी थी बीजेपी ने, और वो टिकट एक नॉर्मल जो सर्वे किया गया था कि विधानसभा में कौन बंदा जिता सकता है हमें, और जो हमारे जैसे मेहनत कर रहे थे उन बंदों को चूज किया गया था और उनको फटाफट पार्टी ज्वाइन करी, फटाफट टिकट दी। अगर ऐसा होता है तो काम करवाने की नीयत अलग होती है और मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मुझे काम करवाने से मतलब है। डॉक्टर अभी भी तो बीजेपी का ही है, काम देखो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर हम कोऑपरेट करेंगे, जनता के साथ रहेंगे, चुनाव लड़ने के लिए जनता की भलाई के लिए कोई काम होगा तो हम उसमें करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है बलवान फौजी जा भी सकते हैं अगर नहीं, मौका मिलता है तो। अगर टिकट की बात होगी, चुनाव लड़ूंगा, जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं रामविलास शर्मा जी को सरेंडर हो जाऊं और मैं चुनाव के टाइम सिर पे हाथ रखवा के बैठ जाऊं, ये नहीं है। बलवान फौजी चुनाव लड़ेगा और बीजेपी कांग्रेस में से अगर आगे से बुला करके कोई टिकट देगी, बलवान फौजी लेगा। फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ बलवान सिंह फौजी मौजूद थे, पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी रहे इनेलो से, और अब फिलहाल महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, हर गांव में पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं और कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कहीं ना कहीं नेताओं को छोड़ने वाले नहीं है, मुद्दों के लेकर अक्सर आगे अड़े रहते हैं और लगातार इनका संघर्ष जारी रहेगा, इन्होंने साफ कर दिया है। और अब की बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव जो है महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेगा। जनता मन बना चुकी है, जनता को अब की बार विकल्प मिल चुका है, इनका खुद का बेटा, इनका खुद का भाई इनको मिल चुका है और अब की बार बहुत बड़ा बदलाव जो है महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार,